आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब रो की वैल्यू हम 0 एज्यूम करते हैं तो उसको कैसे करना है। जनरल प्रोसीजर में वही 5 स्टेप्स, हाइपोथेसिस, क्रिटिकल वैल्यू मेंशन करनी है, कंप्यूटेशंस करनी है, डिसीजन रूल आ जाएगा और एंड पे आपने रिजल्ट को समराइज कर लेना है। तो इन 5 स्टेप्स से गुजरते हुए हम अपना टेस्टिंग का प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर सैंपल से आए तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं, और अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा पॉपुलेशन से आए तो उसको हम रो से डिनोट करते हैं। और टेस्टिंग में हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल डेटा है तो इसकी मदद से हम पॉपुलेशन में कोरिलेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे होते हैं। दो तरह के केसेस हमारे पास हो सकते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो 0 के इक्वल है या किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल है। तो इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि रो को जब हम 0 के इक्वल चेक कर रहे हैं तो उसमें कौन सा टेस्ट यूज करना है। रो अगर किसी खास वैल्यू के इक्वल है तो इसको चेक करने के लिए जी टेस्ट यूज करना है। इससे पहले वाले सेगमेंट में हम ये कर चुके हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर की सिमेट्री नहीं रखती, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फीचर इसका ये है कि जब पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट रो की वैल्यू 0 हो तो ये सिमेट्रिकल शेप बन जाती है। तो इसी पॉइंट को यूज करते हुए, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपना टी टेस्ट नॉर्मल अंदाज में जैसे हम पहले करते रहे वो अप्लाई कर सकते हैं। टी टेस्ट की और खूबी ये है कि सैंपल साइज कुछ भी हो तो ये टी टेस्ट उस पर अप्लाई किया जा सकता है। स्मॉल सैंपल साइज पे भी और लार्ज सैंपल साइज पे भी अप्लाई किया जा सकता है। जब हम रो को 0 के इक्वल चेक कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। अगर उनमें कोई लीनियर रिलेशनशिप ना हो तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सैंपल है 20 वैल्यूज का, उसमें से हमने आर कैलकुलेट किया है 0.45। जी बताएंगे कि ये आर होगा या रो होगा। जी हाँ, ये आर की वैल्यू है क्योंकि हम सैंपल से ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास आर है। रो के हवाले से तो हमने अभी क्लेम चेक करना है, तो रो के हवाले से वो क्या चेक करने का हमें कह रहा है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ठीक हो गया। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो पॉपुलेशन का है वो क्या है, 0 का। आए प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, क्लेम जो हमें दिया है वो लिख दिया, रो इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप वर्डिंग में लिखना चाहे तो ये क्या बनेगा, देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अल्टरनेटिव क्या बनेगा, जी हाँ ये इक्वल है तो ये नॉट इक्वल टू। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ले लिया। स्टेप 3 में आ जाए, टेस्ट स्टैटिस्टिक इसका नोट कर लें, टी इज इक्वल टू आर इंटू n माइनस टू अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने यहाँ पे लिखा था कि सैंपल वैल्यू होगी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर 0। तो माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो इसलिए वो पोर्शन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। तो ये फॉलो इसी फॉर्मेट को कर रहा है और ये फॉलो करेगा टी डिस्ट्रीब्यूशन को, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यूज करेंगे n-2। नेक्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेशंस करनी है। तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है, आर की वैल्यू पुट कर दें। ये हमारे पास गिवन है n20 है, 20 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.45 अंडर रूट। इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करें तो 1.91 डिवाइडेड बाय 0.89 इज इक्वल टू 2.14। तो हम अब कहेंगे कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या आ गई है, 2.14। टी टेबल को यूज करते हुए हमने क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस क्वेश्चन में बताएंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिग्रेशन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं n-2, तो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो 18 को मैंने यहाँ पे लोकेट कर लिया। सेकंड मैंने देखना है कि मेरे पास लेवल कौन सा है,
तो मेरे पास है 5%। टोटल हमारे पास 100% होता है, तो 5% रिमेनिंग 95%। और ये 5% किस में मैंने देखना है, टू टेल में। ये 5% या 0.05 एक ही बात है, और टू टेल टेस्ट है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू देख ली। नीचे आए तो जहाँ पे इनका क्रॉस सेक्शन बन रहा है वो वैल्यू मैंने नोट कर ली, 2.101। इसको हम एज ए क्रिटिकल वैल्यू यूज करेंगे। क्रिकेट और स्टैट की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने नॉर्मल पैटर्न ड्रॉ किया। इसको ड्रॉ करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो क्रिटिकल वैल्यू 2.101 ये प्लस में होगी और ये 2.101 माइनस में होगी। यानी कोई भी वैल्यू जो इससे बड़ी होगी उसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे, और इससे लेस होगी उसको भी रिजेक्ट कर लेंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान होगा तो उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारे पास आ गया रिजेक्शन रीजन वाइट बॉल वाला, और इधर से भी ये हमारे पास वाइट बॉल वाला एरिया आ गया, रिजेक्शन रीजन। तो ये जी एक बॉल आई, बॉल गिरी, और अब टी हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो ये यकीनन कहाँ जाएगी, रिजेक्शन रीजन में। बिल्कुल सही बात, 2.14 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट था वो 0 के इक्वल नहीं है, बल्कि कोई ना कोई वैल्यू है। 0 के इक्वल नहीं है बल्कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो आपने देखा इस सेगमेंट में हमने सैंपल डेटा लिया, उस पे कुछ कैलकुलेशंस की, और पॉपुलेशन के बारे में किसी एक खास नतीजे पे पहुंच गए। तो इस प्रोसीजर का और स्टैट्स की टेक्निक्स का यही एडवांटेज है। ये जो अभी मैंने टेस्ट किया है इसमें मैंने चेक किया है रो इज इक्वल टू 0। इसका इंटरप्रिटेशन या मीनिंग ये बनती है कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। दूसरी इसका ये मतलब भी बनता है कि वेरिएबल जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसी तरह का टेस्ट अगर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा को 0 के इक्वल चेक करें तो उससे भी सेम रिजल्ट आएंगे, दोनों का कंक्लूजन अल्टीमेट सेम होगा। इसकी क्या रीजन है बता सकते हैं आप में से कोई? देखें, ये हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट है। इसमें हमने ये देखा कि अगर रिग्रेशन लाइन हमारी इस तरह की हो तो इसमें स्लोप जो है, स्लोप इज इक्वल टू बीटा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। और इसी तरह इस स्लोप को अगर मैं कम करता जाऊं तो इस लाइन में देखें ये स्लोप की वैल्यू कम होगी। और अगर बिल्कुल इसको मैं इस तरह ले आऊं, इसमें हम कहेंगे कि स्लोप हमारी 0 है। जब हमारे पास स्लोप 0 हो जाए तो x की कोई भी वैल्यू y को इफेक्ट नहीं कर रही होती। ये देखिए ना, y इज इक्वल टू ए या अल्फा प्लस बीटा x है। तो इसमें अगर मैं 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू ये आ गई, ये कंप्लीट 0 हो गया। तो इस 0 के होने का मतलब ये है कि x और y में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और यही बात हमने अभी जो टेस्ट किया उसमें भी चेक की है। तो इससे ये बात वाज़ह होगी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप अगर हम ये चेक करें कि रो इज इक्वल टू 0 तो उससे भी हम सेम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और अगर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा को चेक करें, उस पे टेस्ट अप्लाई करें, तो उससे भी अगर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो वो सेम होगा। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी क्वेश्चन ले लें जो हमने रो के हवाले से या बीटा के हवाले से किया है, उन दोनों पे ये टेस्ट अप्लाई करके देखें कि वाकई ये बात सही है या नहीं। आज के सेगमेंट को रिकैप कर लेते हैं। जब हमारे पास रो की वैल्यू 0 हो तो हमने ये देखा था कि आर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक हो जाती है, वो सिमेट्री बनाती है। इसलिए हम इसमें टी टेस्ट बड़ी इजीली यूज कर सकते हैं। पिछले केस में हमने देखा था कि ये जब सिमेट्रिकल नहीं थी तो हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया था। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट हम सिंपल इसका टेस्ट फार्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए टेस्ट फार्मूला क्या है? जी हाँ, ये गिवन फार्मूला है, r इज इक्वल टू n-2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर होल अंडर रूट। और एक और बात हमने नोट की, रो इज इक्वल टू 0 को चेक करें या बीटा इज इक्वल टू 0 को चेक करें तो हम सेम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और टी टेस्ट हम
किसी भी सैंपल साइज पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हर टेस्ट की कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कुछ टेस्ट स्मॉल सैंपल साइज पे अप्लाई होते हैं, कुछ लार्ज सैंपल साइज पे अप्लाई होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में टी टेस्ट हर सैंपल साइज पे अप्लाई हो सकता है। बाकी जो भी प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। आई होप कि इस सेगमेंट में आपने काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।